हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पर चर्चा चल रही है और अंतिम पड़ाव पर हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पर हैं। और आज हमारा अतीत से संबंधित ये वीडियो भी समाप्त हो जाएंगे कक्षा 6 के। और हमारा पृथ्वी हमारा आवास के वीडियो लगभग समाप्त हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे समाप्त होते हैं वैसे ही हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान पर चर्चा करनी शुरू कर देंगे। और उसके बाद एक एक टॉपिक जो कि लेक्चर विधि से होगा, जो कंपटीशन लेवल के लिए जो आते हैं उन पे हम फोकस करेंगे। तो पहला मेरे को ये लगा कि छोटी क्लासों के जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएं। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका लेसन है आज नए साम्राज्य और राज्य। कक्षा 6 का 11वां अध्याय है। इसमें समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख पहला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे जरा आप लोग जरूर फोकस करें। यह अभिलेख इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से प्राप्त है। मतलब जो प्रयाग स्तंभ लेख है अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख के रचयिता कौन है। तो हरिसेन है, जो संस्कृत में उन्होंने इसको रचा हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। मतलब जो प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा, और संस्कृत भाषा का शब्द है। आज समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यवत के 9 शासकों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया। दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित कर उन्हें उनका साम्राज्य लौटा दिया। आर्यवत को अपने साम्राज्य में मिलाया, लेकिन 12 जो शासक थे दक्षिण के, वो इसलिए लौटा दिए क्योंकि उसका जो साम्राज्य था वो बहुत दूर था। और उसको नियंत्रित करने के लिए उसने एक ऐसी नीति अपनाई थी कि उनका राज्य उनको वापस दे दिया और उनसे कर लिया। ठीक है, ये भी समुद्रगुप्त की कूटनीति थी। इसे बी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। और किसने कहा है, बी स्मिथ ने कहा है। इस पे जरा आपने ध्यान रखना है। तो उसकी दक्षिण विजय, एक तो आर्यवत जो था, आर्यवत के 9 शासकों को पराजित किया उसने। ये प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो 9 दक्षिण के 12 शासक हैं उनको पराजित करके उनका साम्राज्य फिर से लौटा दिया। पड़ोसी देशों असम, बंगाल, अन्य को हराकर अपने आज्ञाओं का पालन करने के लिए विवश किया। कुषाण, शक शासकों को भी अपने अधीन किया। ये इसकी विजय हैं। ठीक है, अब बात होती है कि विक्रम संवत कहीं पर 57 ईसा पूर्व है और कहीं 58 ईसा पूर्व। वैसे जो एक्चुअल डेट है वो 57 बीसी है, लेकिन कक्षा 6 की जो किताबों में है वो 58 बीसी है। तो विक्रम संवत भी कहीं कहीं पर पूछा जाता है। ठीक है, तो कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबारी थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन जिन्होंने 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। उनके पूर्वजों से संबंधित और हर्ष के राजा बनने तक का उल्लेख इसमें है, हर्षचरित में है, जो बाणभट्ट ने लिखा है। वेनसांग भी हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। बहुत बार प्रश्न आया है दोस्तों कि किस दक्षिण भारत के शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया, तो उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। एक मिलान वाला क्वेश्चन है। पल्लव जिनकी राजधानी कांचीपुर के आसपास थी, ये राजधानी है इनकी। चालुक्य कृष्णा तुंगभद्रा नदी के किनारे। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति का लेखक रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था। यह प्रश्न भी आया है कि पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि का नाम बताइए, तो रविकीर्ति जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति लिखी है। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी है, आपकी रविकीर्ति ने। कवि हरिसेन अपने पिता की तरह एक महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे।
साथ में कुमारामात्य संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। कौन? हरिसेन। नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, शार्तवाह व्यापारियों के काफिले के नेता, प्रथम कुलिक शिल्पकार या कायस्तों या लिपिकों का प्रधान होता था। ये मिलान के लिए भी प्रश्न आए थे कि नगर श्रेष्ठी किसे कहेंगे, तो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। दूसरा शार्तवाह व्यापारियों के काफिले का नेता, और जो कुलिक होता था जिसे शिल्पकार या कायस्थ कहते थे वो लिपिक का प्रधान होता था। अब सामंत किसे कहते हैं? कुछ सेना नायक जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें कुछ भूमि दान दी जाती थी। ठीक है, भूमि दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इनसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। पल्लव अभिलेखों में सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण का कार्य भी करते थे। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव हुए? इस युग में राजा अब भी पूर्ववर्ती राजाओं की भांति सुसंगठित सेना रखते थे, अर्थात राजाओं ने सेना नायकों, सामंतों की नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। इन सेना नायकों को कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था, इसके स्थान पर उन्हें भूमि दान दी जाती थी। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था, नई चीजें देखते हैं। इस काल में प्रशासनिक पद पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति बंद हो गई। कभी कभी एक ही व्यक्ति एक साथ कई पदों पर कार्य करता था। इस काल में शहर के प्रमुख व्यक्ति का प्रशासन प्रभाव भी बढ़ गया था। अध्याय अंतिम है अतीत से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इमारतें, चित्र, किताबें। हड़प्पा वासियों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया। बहुत बार ये प्रश्न आया है दोस्तों कि कांसा कैसे बनाया, तो तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण हड़प्पा वासियों ने किया। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण जैसे खोटा लोहा, पिटुआ लोहा, ढलुआ लोहा करता था। दिल्ली का लौह स्तंभ बहुत बार आया है इससे प्रश्न, जो मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। स्तूप के बारे में प्रश्न आता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रदक्षिणा पथ, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। अब गर्भगृह आता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तमिल महाकाव्य में शिल्पादिक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है की रचना 1800 साल पहले इलांगो आदिकल नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम की एक व्यापारी की कहानी है। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तक माधवी से प्रेम करने लगा। कनगी और एक व्यापारी कोवलन की कहानी का उल्लेख शिल्पादिक्रम में है। तमिल महाकाव्य मणि मेखले, बहुत बार प्रश्न आया है। इसकी रचना 1400 साल पहले संत
संतनार द्वारा किया गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण है। विज्ञान की पुस्तकें, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी, गणित से संबंधित है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद रखनी है। आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ, चरक 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिन्होंने औषध शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। ईसवी है, चरक ने 2वीं शताब्दी में औषध शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। सुषुप्त 4वीं शताब्दी में ईसवी, जिन्होंने शल्य चिकित्सा पर सुषुप्त संहिता लिखी 4वीं शताब्दी में। कुछ मिलान है। स्तूप टीला कहते हैं। शिखर गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण होता है। मंडप मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। तो ये हुआ हमारा अतीत कक्षा 6। हमारा अतीत कंप्लीट होता है। हमारा पृथ्वी हमारा आवास, कल मैंने उसको पूरा कर दिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर कक्षा 6 के वीडियो देखे हैं। हम बड़ी किताबों, कंपटीशन लेवल की जितने भी किताबें हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मन में एक ऐसी भावना आ रही थी कि पहले छोटी क्लास की कक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण अध्याय हैं उन्हें पूरा करना आवश्यक है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें भी आवश्यक हैं आप सबके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।